और बदकर्ण कर्णासन, मयूर दंडासन, ओंकारासन, धनुरासन, गौमुखासन और प्रोन पोस्चर्स में भुजंगासन, सलवासन। और इसके साथ साथ नीचे जो चर्चा है वो धनुरासन, ऊर्ध्व मुखो स्वानासन है, मकरासन है। और स्पाइन पे देखें तो स्पाइन पोस्चर्स में हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और सलवासन, सेतुबंधासन। बैलेंसिंग पोस्चर्स में देखें वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कारासन और तिथिवासन, नटराजासन आदि की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। हालांकि ये इतने आसन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन वो पूछ कहीं से भी सकते हैं, क्योंकि जितना पीछे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो गहरे निश्चयता में अलग अलग हमने 32 आसनों को देखा, हठयोग प्रदीपिका में 15 आसनों को, फिर कुछ ग्रंथों में चर्चा कर दी गई है कि सावासनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतव, जितने जीव जंतु हैं कि उस हिसाब से उतने आसन हैं, उनमें 84 प्रमुख है। इस तरीके से ये सारे कहीं ना कहीं वहीं से ये सभी आ जाते हैं। और कुछ हमारे व्यवहारिक रूप से जो नए नए आसनों और क्रियाओं के आविष्कार हुए, जो हमारे आजकल डेली लाइफ में चल रहे हैं, उनको भी देखना है। क्योंकि देखो, हमारे पास वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आसनाज, बहुत सारी क्रियाएं ऐसा होता है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद, अल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए कि अल्टरनेटिव है तो हम ये नहीं तो आप ये करो, उसके लिए खटाक से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक आप कुशल और स्किल्ड योगा टीचर या योगा इंस्ट्रक्टर होंगे कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स तैयार होंगे। तो ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से आसन आप मन से और एक्स्ट्रा तैयार करें। जितने हैं वो तो हैं ही, बाकी इसके बाद जो ब्रीदिंग प्राणायाम में अवेयरनेस में दे रखी है कि ब्रेथ अवेयरनेस है और सेक्शनल ब्रीदिंग है और नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका, उज्जाई, कूलिंग प्राणायाम में शीतली, शीतकारी एंड सदनता, ब्राह्मणी प्राणायाम विद आंतर एंड बाह्य कुंभक के द्वारा है, उसके साथ साथ करनी है। प्रैक्टिस लीडिंग ऑफ मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के लिए प्रणव एंड सोहम जप की चर्चा होगी, योग निद्रा और अंतर मौन जप, अजपा धारण, स्टेज 1 2 3 जो भी है इसके, ये सारी हम चर्चा करते रहेंगे। प्रैक्टिस लीडिंग ऑफ ब्रीथ मेडिटेशन, प्रैक्टिस लीडिंग ऑफ होम मेडिटेशन, प्रैक्टिस लीडिंग टू विपासना जो कि बुद्धिज्म से निकला हुआ है, और यहाँ पे प्रेक्षा मेडिटेशन जो जैनिज्म में से आया है, जो जैनियों में प्रसिद्ध ध्यान है इनका। और यहाँ पे बंद और मुद्रा में चर्चा होगी, जिह्वा बंद, जिह्वा बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। एक्चुअली नाम अलग अलग टाइप से दे दिए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमें कंफ्यूज होना भी नहीं है। एक ही आसन को कहीं किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, कहीं किसी दूसरे नाम से, तो हमें ये देखना है कि वास्तविक तौर पे सबको एक्सेप्ट करना है। आपको सिर्फ इस चीज को लेके चलना है कि सब ठीक है, और आपको उसका क्या रूप है और क्या कराना है सामने वाले को, वो चीज आपको मायने रखती है। यहाँ पे यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की चर्चा है। साइक्लिक मेडिटेशन जो एस व्यासा बेंगलुरु से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उन्होंने जिसे शोध किया है। माइंडफुल ब्लेस्ड स्ट्रेस MSRT है, ये भी इसकी भी टेक्निक है, इसकी चर्चा करेंगे। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, एस व्यासा। राजयोग मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी इसका है। हालांकि ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मेरे पास जो वो है ना, जो सिलेबस है उसमें ये नहीं है। बाकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, जो भावातीत ध्यान, इनके यदि आप यहाँ से ऊपर से इनके नाम भी याद रखोगे ना, तो तब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से कि ये जो जैसे पूछ ले कोई सविता की ध्यान धारणा किसका कहाँ का है, तो DSSP है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ये इसकी वो हुई है,
आविष्कार किया है, इन लोगों ने शोध किया है इस पे। तो इस प्रकार से ये इतने पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है। धीमे धीमे हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना अभी? रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। चलो बहुत अच्छी। तो दूसरी चीज, तो मेरे अभी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने जो बताया आपको कि जो क्रियाएं थी उनमें षट क्रियाज, और यहाँ पे ये देखिए, देखो आप खुद करके देख सकते हो, और मैं सभी को चेक नहीं करा सकता कि कौन कैसे कर रहा है। आप खुद प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें। बाकी यदि कोई ऐसी दिक्कत समस्या रहेगी तो मैं करके दिखा सकता हूँ, और आपको यहाँ पे मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप उनकी क्रियाविधि देखोगे कि वो कैसे किया जा रहा है, तथा उसके बारे में डिस्कस हम ओरली करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई है यहाँ पे, आदिनाथ भोलेनाथ बैठे हुए हैं। एक बार बताइए कोई, ये कौन से आसन में बैठे हुए हैं? मैसेज कर। मत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन। चलिए, तो ये योग की शुरुआत इन्होंने कर दिया। तो शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन इसमें ना पहला पॉइंट इधर को दे रखा है, मेरे इधर को अगर मैं देखूं तो। बाकी मैं अभी जो षटकर्म क्रियाज की कुछ वीडियोस आपको प्रेजेंट करूंगा, वीडियो अभी मेरे इसमें पढ़ नहीं पाई है। तो मुख्य रूप से अभी ये हम शंख प्रक्षालन पर चर्चा कर लेते हैं। शंख प्रक्षालन जो है, हम जानते हैं कि ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की सफाई करने का जो टेक्निक है, सफाई करने के लिए जो शोधन क्रिया है, वो यहाँ पे समझाई जाएगी। उसमें ये कुछ 5 आसनाज हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनकी ये सीरीज है कि ये आसन इसमें किए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या रहती है, जिनको पूरी शुद्धि करनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि 9 मीटर लंबी, जहां मुख से लेकर के एनस तक की सफाई के लिए ये शंख प्रक्षालन क्रिया की जाती है। और देखें हम यदि इसको, तो ये 2 रूपों में विद्यमान है, एक लघु शंख प्रक्षालन है, एक पूर्ण शंख प्रक्षालन है, या फिर शंख प्रक्षालन कह दें। तो लघु शंख प्रक्षालन जो है वो उसका छोटा रूप है, कि यानी कि हम उसे यदि करते हैं तो उसमें हमें पानी की मात्रा कम पीनी होती है, और जैसा पानी पिया ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सेम वैसा ही पानी हमारे एनएस से, हमारे मल द्वार से निकलना चाहिए। ऐसी कोई इसमें फाउंडेशन नहीं होती, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती कि आपको ऐसा ही होगा तभी वो माना जाएगा। और पूर्ण शंख प्रक्षालन यदि जब करें हम, तो फिर उसको करने के लिए क्या होता है कि उसमें लंबा प्रोसेस लगता है, उसे उसकी पहले से प्रिपरेशन की जाती है। प्री प्रिपरेशन के लिए कि आप 2-3 दिन पहले से, यदि पहले आप ऋतु निर्धारित करेंगे कि आप किस ऋतु में, क्वेश्चन देखो कहाँ से बनता है कि ये कब कौन सी ऋतु में करना चाहिए, तो आप ऋतु निर्धारित करेंगे कि उस ऋतु में उन महीनों में मुझे ये शंख प्रक्षालन करना है। ये नहीं कभी भी कर लोगे, क्योंकि बॉडी में इसमें होता क्या है कि बॉडी के ज्यादातर एंजाइम्स, ज्यादातर जो पित्त और कफ के जो लेयर्स आदि होती हैं, वो काफी हद तक पूरा धुल के उसमें बहुत सारे एनर्जी एंजाइम्स और जो एनर्जी देने वाले तत्व होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो आप सदैव इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे पहले ही कि आप कौन सी ऋतु में इसे कर रहे हो और कब करना चाहिए। तो मैं इसे बता दूं कि जो वसंत और वसंते सरदी प्रोक्तम, जिसमें उसमें बताया गया है ना, जो योगारंभम योग अभ्यास शुरू करने के लिए
वसंते सर्दी प्रोक्तम, वसंत और शरद ऋतु में ये शंख प्रक्षालन करने की चर्चा की गई है। अब वसंत और शरद कौन कौन से महीने में पड़ती है इंग्लिश महीने के हिसाब से, कौन बताएगा? कोई एक बताओ। मार्च सितंबर। मार्च अप्रैल, यानी ये जो बसंत चल रहा है अभी समय जो चल रहा है ये तो हुआ उसका वसंत का, और शरदी सितंबर। तो उन महीनों में, यानी कि हम इधर मार्च अप्रैल में और उधर इवन सितंबर अक्टूबर के कुछ फर्स्ट वीक आदि तक ये शंख प्रक्षालन की क्रिया हम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखें। तो ये पूछा जा सकता है कि आप किस महीने में या किस ऋतु में करें, और पूर्ण शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन में क्या अंतर है वो आप समझ चुके हो। अब मुख्य रूप से एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से आसन किए जाते हैं, उनके नाम और वो उनकी संख्या। तो उनकी संख्या यदि पूछता है तो इसमें कितने आसन होते हैं जो हम दोनों प्रकार के शंख प्रक्षालन में यूज करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं? 5 आसन, जैसा कि आप स्क्रीन पे विजिबल भी हैं। 3 ये हैं, और उनके यदि नाम देखें तो पहला जो आसन है वो यहाँ देखो, ये ताड़ासन है, और दूसरा तिर्यक ताड़ासन है जो बैंड करता हुआ मिडिल में जो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो है तिर्यक ताड़ासन है, और ये कटी चक्रासन है। तो यही इसी के बाद जो नेक्स्ट है, पहला ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इवन इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे सीक्वेंस से अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सामने दिखाई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अवश्य पूछें। अब ये तिर्यक भुजंगासन है, और ये उदराघर्षण आसन है। उदराघर्षण, उदर को घर्षित किया जाता है इसमें एक के बाद एक, और अच्छे से इसे देखो, ज्यादातर मुझे लगता है सबने किया होगा। तो ये जो 5 आसन हैं ये आपको पानी पीने के बाद क्रम से करने होते हैं। कि पहले ये किया, ताड़ासन किया, ताड़ासन यदि आप 1 मिनट होल्ड किया, 30 सेकेंड होल्ड किया, फिर इसके बाद इसे किया, फिर ये किया, फिर उसके बाद जो नीचे वाले शेष दोनों आसन जिसमें कटी भुजंग, तिर्यक भुजंगासन और उदराघर्षण आसन आदि, इनको करते हैं। ठीक है, तब फिर जैसे ही हमें मोशन फील होता है, जब तक मोशन नहीं फील होता लगातार हम करते रहते हैं, और मोशन फील होने पे फिर हम सीधे जाते हैं और स्टूल पास करके आते हैं, फिर आके फिर पुनः इसी क्रम को लगातार पानी पीते हैं। हर 10-10, 20-20 मिनट पे, 15 मिनट पे, इस टाइप से जैसे आपको सूट कर रहा हो वो पानी पिया जाता है, और पानी पी के लगातार ये आसन करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा पाइलोरिक वाल्व है जो कि स्टमक से जो डियोडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, वो पानी हमें सीधा इंटेस्टाइन में उतारना होता है कि हमारा स्टमक उसे सोके नहीं और हम इंटेस्टाइन में पानी को उतार सकें। तो बहुतेरे लोगों की सोखने की शक्ति इतनी बहुतेरे लोगों में तीव्र होती है कि वो जैसे ही पानी पिए वो डायरेक्ट उनका स्टमक सोख लेता है, उसे इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। तो वो फिर उन्हें बार बार यूरिन जाना होता है, वो यूरिन के थ्रू पास होता है, वो ब्लड में मिल जाता है जल्दी से जल्दी पानी। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बता दूं कि जो पानी के साथ आप हल्का नमक, वो भी सेंधव नमक मिला सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप सेंधा नमक मिला के लें। और वैसे भी जो यदि सेंधव नमक के साथ आप लोगे तो उसका एक्शन कुछ ज्यादा होगा, पर आप विशेष सावधानी यहाँ पे ये रखना जरूरी है कि जो यदि किसी को भी हाइपरटेंशन है, किसी को भी हाई बीपी की समस्या है, वो नमक नहीं यूज करेंगे, वो किसी भी प्रकार का नमक नहीं डालेंगे पानी में। और दूसरी अन्य चीजें जैसे नींबू रस डाल सकते हैं वो लोग, तो नमक अवॉइड करेंगे। उसके साथ साथ यदि जिन्हें और भी कुछ माइग्रेन आदि की समस्या रह रही है, जब तक बॉडी की स्थिति पहले जांच लें, सावधानी रूप
सावधानी का ध्यान देने का विषय ये है कि आप अपनी शरीर की स्थिति जान लें कि आप करने के लिए तैयार हो कि नहीं, क्योंकि इसे करने से पूर्व कई दिन पहले हमें अपना आहार विहार सही करना होता है। एक सात्विक और बड़ा ही हल्का इजी टू डाइजेस्ट भोजन लेना होता है। तो वो चीज आप सही से ध्यान दे पाओ कि हाँ आप कर पा रहे हो, तब तो ठीक है कि आप उसे करो, नहीं तो फिर ये उस लेवल से ना तो इफेक्टिव ही होगा और ना इसका कुछ करने का फायदा ही होगा। तो ठीक है, पहले से उसे अच्छे से तैयार कर लें कि मूड बना लें कि मुझे तब करना है, ऋतु निर्धारित कर लें, समय निर्धारित कर लें। आप सुबह के टाइम इसे करें क्योंकि सुबह के टाइम आपका रिलैक्स माइंड होगा और कुछ खाए पिए भी नहीं होगे और वातावरण में गर्मी भी कम होगी। आप निरंतर अधिक से अधिक राउंड कर सकते हो क्योंकि बॉडी थक जाती है, इसमें बहुत ज्यादा राउंड करते रहते हैं हम, लगातार आसन इतने करने पड़ते हैं हमें, तो बॉडी थक भी जाती है। उधर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे स्टूल के साथ पास आउट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, और मैं क्या, आप खुद ही सोचो, इसकी सावधानी देखी जाए तो सुबह में करें और फिर उसके बाद रिलैक्स बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें, दिन भर रिलैक्स दें, आप अपने शरीर को धीमे धीमे स्टार्टअप होने दें। और खाने में इसके बाद जो है पतली खिचड़ी शुद्ध घी के साथ अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि जो पूरी हमारी कैनाल है, पूरी जो इसोफेगस आदि जो ट्रैक है, उसमें से लगभग अधिक से अधिक वो ट्रैक धुल चुका होता है और उसमें से इवन काफी हद तक जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन भी इफेक्टेड हो जाती है। तो उसकी वजह से जब हम चिकनाई खाते हैं तो वो जो वॉल है वो उस पर चिकनाई की लेयर बन सके जिससे कि उसको हर्ट ना पहुंचे और वो घायल ना हो। इसके लिए इसी वजह से पतला खिचड़ी और घी के साथ हमें लेनी होती है जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और अधिक से अधिक विश्राम करना होता है। ये समस्त उधर रोगों को दूर करने में बड़ी ही इफेक्टफुल क्रिया है और ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसे निरंतर अपने साथियों को जिन्हें पेट की समस्या आदि और भी जो इवन पित्त और बात की समस्याओं में भी ये काफ़ी फायदेमंद है, आप इस चीज़ को देखें। और कोई कुछ जिन्हें और किसी को पता हो वो आपस में एक लोग बता सकते हो, और नहीं तो इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो चर्चा कर लीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल विषय है। अभी पूछ लीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। सर माइग्रेन वालों को क्या चीज करनी चाहिए पहले? जी आपने बताया, मतलब आधा बताया कि माइग्रेन वालों को क्या करना चाहिए। एक्चुअली माइग्रेन, देखो पहले तो आप ये जांच लें कि माइग्रेन आपका उस समय एक्टिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपसे होंगे ही नहीं इतनी सारी क्रियाएं। ये इतने सारे, ये पांचों पोस्चर्स में लगातार बहुत लंबे समय तक घंटों लग जाते हैं, कई कई घंटे हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है इनकी, तब जा करके हम ज्यादातर जो शुद्ध पानी जैसा पी रहे हैं उस कलर का पानी निकल पाता है हमारे। तो क्या है कि उसमें और व्यक्ति का सिर भारी हो सकता है क्योंकि वो तनाव में आ सकता है। तो जिनको हल्का फुल्का रहता है ऐसी कोई उनकी समस्या नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको एक बड़े लेवल का माइग्रेन है वो अवॉइड करेंगे और इसे करेंगे भी तो एक कुशल योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही करेंगे। ठीक है, जी सर, थैंक यू। तो लगभग आशा करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा ये संघ प्रक्षालन की क्रिया विधि। और जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, इन आसनों के नाम की सीरीज पूछ ली जाएगी और सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा, कितने आसन है, नंबर ऑफ आसनाज वो पूछा जाएगा, एवं उसके साथ साथ किस प्रकार की क्रिया है, किसको सफाई करती है, कौन से ट्रैक को मुख्य रूप से फायदेमंद है, वो चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसे, इसका दूसरा नाम इसे कायाकल्प नाम से भी जानते हैं, इसको कायाकल्प भी कहते हैं, तो वो चीज भी आप ध्यान रखें और समझ लें। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ूं, एक बार क्यों मैसेज कहते करिए। हैं सर? जी, क्यों कहते हैं कायाकल्प? कायाकल्प, कायाकल्प इसलिए कहते हैं कि इसमें पूरी काया जो है, पूरे लगभग देखो
मुख्य रूप से देखा, सबसे लंबा ट्रैक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो पूरी की पूरा इतना प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, कल्प वृक्ष की तरह कल्प हो जाता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम कायाकल्प भी रख दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। सर जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर इसमें पानी नमक वाला ही ले सकते हैं या कुछ और भी इस पानी के साथ मिला सकते हैं? मैंने बताया था नींबू ले सकते हो आप, नींबू का जूस उसमें डालो, वो लोगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपके इंटेस्टाइन में उतरेगा। अगर आप देखो, कुछ हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है जी। मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति जो सादा पानी पी रहे हैं फिर भी उनका उतना जल्दी नहीं सोखता, नहीं डाइजेस्ट होता कि वो स्टमक के थ्रू जल्दी ब्लड में मिक्सअप हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि तुरंत कितना भी पानी पिला दो कि उन्हें, हम देखो कुंजल कराते हैं ना, उस वक्त हम लोगों ने चेक किया होगा कि कुछ को थोड़ा 1 गिलास पानी पिलाया और इवन 5 मिनट या 2 मिनट के बाद भी कराओगे तब भी वो पूरा का पूरा 1 गिलास बाहर निकाल देंगे पानी कुंजल करते वक्त। तो इससे इसका मतलब ये है कि उनका जो पानी सोखने की जो प्रकृति है वो हल्की है, वहां पे कम है उनकी अपने हिसाब से। हालांकि हल्की से उनको नुकसान कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, सबका अपना अपना स्वास्थ्य है। लेकिन किसी का इतना होता है कि एक जग पानी पिला दिया और तुरंत भी कुंजल करा रहे हैं कि तुरंत कुंजल करो, तब भी पानी बिल्कुल नहीं बाहर आ रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो पानी डाइजेस्ट होने की इतनी तेज स्पीड है वहां पे कि वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है कि वो इंटेस्टाइन में उतर ही नहीं रहा, या जो हमारा आमाशय है उसमें स्टोर नहीं रह पा रहा है। ये ठीक एक है। ही आदमी में भी वेरिएशंस होते हैं सर, क्योंकि जैसे मेरी आदत है अभी इस ऋतु में कुंजल करना चाहिए बोलते हैं ना, तो मैं हाँ रोज अक्सर करती हूँ, तो वो किसी दिन पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और किसी किसी हाँ, दिन वो आधा भी नहीं आ पाता, बिल्कुल अपने आप ऐसा ही ही होता एब्जॉर्ब है। हो जाता है। वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर भी होता है कि आप किस मूड में हैं कि नहीं है। आपको कभी भी करवा दिया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त इसी तैयारी में रहते हुए व्यक्ति की कभी भी तुरंत कर लें। तो आपको पहले प्रिपरेशन भी रखनी होती है, पहले मूड बनाना भी होता है, क्योंकि ये शोधन क्रियाएं हैं, इनमें हम मुख्य रूप से आंतरिक शुद्धि करते हैं बॉडी की। बाहरी रूप से हम बहुत सारी और क्रियाएं करते हैं, नहाना स्नान आदि हुआ, मालिश आदि हुई, जो बहुत सारी आयुर्वेद और अन्य बहुत जगह वर्णित है। लेकिन यहाँ पे जो आंतरिक शुद्धि के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती है, तो इनमें मन का तैयार होना बहुत जरूरी है कि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर हो कि हमें करना है। नहीं तो ऐसे ही करवाया गया जबरदस्ती या किसी इसी टाइप से, तो कहीं ना कहीं ये उतना इफेक्टफुल नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी को क्लियर। हाँ जी। सर मेरा एक प्रश्न है। इसमें 6 आसन भी मैंने एक बुक में पढ़ा है। काकपाद एक आसन है ना, वो भी शंख प्रक्षालन में आता है। देखो, कहीं हमें कुल मिलाकर के विवाद उत्पन्न नहीं करना। कहीं पे आपने 6 पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने एक और डाल दिया होगा कि ठीक है 6 हो गया। लेकिन जो एग्जाम ज्यादातर प्रचलित हैं वो सीरीज जो है, मुख्य टेक्स्ट में देखें तो यही इन्हीं आसनों की चर्चा है ज्यादातर। तो आप इन्हें समझो, बाकी उसे भी हमें किसी से विवाद नहीं करना कि नहीं जी 5 ही होते हैं, लड़ना नहीं है किसी से। ठीक है जी 6 होते हैं, नहीं आप सर, एक एक्स्ट्रा करा दो। ठीक है, एग्जाम में तो 5 आए लिखेंगे ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बताया जा रहा है 5 तो 5 उनकी सीरीज जैसे बताई गई है, जो पहले आ रहा है वो पहले, और उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ये नहीं कि मतलब कि ओके सर। आप इधर उधर की उल्टी सीधी किसी की व्यवहार की सुनी हुई बात को आप आंसर कर दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप मुख्य टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आप जो है जो भी करें आंसर करें। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया है सभी को आई थिंक। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, इससे जुड़ा? आगे बढ़ते हैं हम। संघ प्रक्षालन लघु में मैंने बता दिया था और पूर्ण में बता दिया गया कि पूर्ण में दोनों में डिफरेंट आपको पता लग गया होगा। लघु में क्या है कि जिन्हें नॉर्मली यदि लघु प्रक्षालन कहें तो हम सुबह जो पानी पी के जाते हैं ना, थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग कर लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक छोटे लघु प्रक्षालन का ही रूप है कि ताड़ासन कर लिया, हल्का फुल्का शरीर इधर उधर ट्विस्ट कर लिया, बेंड कर लिया,
तो ये इस चीज से भी क्या होता है कि इंटेस्टाइन पे जो पानी का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और नीचे जब पानी का प्रेशर होता है तो वहाँ जो एयर होती है इंटेस्टाइन में, वो एयर प्रेशर क्रिएट करके हमारे जो स्टूल को नीचे की तरफ प्रेस करती है, जिससे कि हमें मोशन जल्दी फील हो जाते हैं और अच्छे से भी स्टूल पास हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। इसी में नेक्स्ट थिंग है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, इसका दूसरा नाम आपने क्या बताया था? काय रूप है जी, सर, आपने इसका दूसरा नाम क्या बताया था? किसका नाम? दूसरा नाम कायाकल्प। धन्यवाद। लिख लो आप, कायाकल्प लिख लो। अभी हम नेति पे आ रहे हैं। यहाँ पे जो नेति की चर्चा है, मेरे इसमें जो है ना कुछ वीडियोस मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, जिसमें मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले बमंद होती थी। बमंद होती अर्थात कुल मिला के हम कुंजल क्रिया कह सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी। और वस्त्र धोती है, जिसमें जो कपड़ा निगलने वाली क्रिया है वो। दंड धोती, जिसमें एक कैथेटर लेना होता है। आजकल तो व्यवहार में कैथेटर है, लेकिन वहाँ तो बेत और केला की डंडी का वर्णन है। फिर ये लघु और पूर्ण संप्रक्षालन की चर्चा थी। इसके बाद जो है नेति की चर्चा है। तो नेति मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी हम ये शुरू के जो धौती क्रियाएं हैं इन पे मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट कक्षा में। तो नेति मुख्य रूप से यदि देखी जाए तो जो टेक्स्ट में है वो सूत्र नेति की ही चर्चा है। टेक्स्ट में देखें, ये हठयोगिक टेक्स्ट में तो सूत्र नेति की ही चर्चा है। उसकी जो कि एक सूत का धागा होता है, एक वितस्ती जिसकी परिमाप भी बताई गई है, एक विलान। लेकिन यहाँ पे जो व्यवहारिक रूप में हमारे जो यहाँ दे रखी है सिलेबस में, वो जल नेति की भी चर्चा की गई है। तो जल नेति की यदि बात करें हम, तो यहाँ पे जल नेति में करना क्या होता है कि आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे ध्यान रखने का विषय है कि ज्यादातर जो एग्जामिनर्स होते हैं और वैसे जो ओरली आपके जो वाइवा लिए जाते हैं, उनमें क्या है कि इसके उस आसन का नाम पूछा जाता है कि ये किस आसन में की जाती है। तो इसे कागासन में बैठ के करना होता है। इसे सदैव कागासन में बैठ के करना होता है इस क्रिया को, यानी कि जल नेति को भी और सूत्र नेति को भी। जल नेति में होता क्या है कि हमें इस टाइप का पानी लेना होता है, ल्यूक वार्म वाटर। अभी लेंगे तो अभी तो नहीं, मौसम के अकॉर्डिंग। देखो, ये जो बात मैंने शुरू में बताई थी कि आपको सबसे पहले समय निर्धारित करें कि किस ऋतु में आप इस चीज को कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट मौसम तो जो बसंत और शरद का ही बताया गया है ग्रंथ के अनुसार। बाकी जहाँ भी जो जैसे कराया जा रहा है वो उनकी अपनी अपनी प्रचलन रीति है कि वो वहाँ पे कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, तो वो अलग विषय है। तो पानी का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो पानी लिया जाता है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें जांचना होता है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल है। यदि हम ज़्यादा ठंडा पानी ले लेंगे तब हमें ब्रेन में कुछ सर्दी की या फिर कुछ एक आध ड्रॉप रुक जाए, या वैसे कोई समस्या थोड़ा देर पानी ज़्यादा रुका रहे तो कुछ ठंडी या सर्दी की समस्या हो सकती है। और अधिक गर्म पानी यदि आपने यूज कर लिया तो आपकी नेजल कैविटी जो है, नेजल गुहा है, और इवन उसकी जो ब्रेन की छत है उसमें भी कुछ जो छाले आदि पड़ सकते हैं और जल सकती हो आप। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल इस चीज की पहले जांच करना। ये सावधानी मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले इस बात को पूरी तरीके से जांच लें कि आप जो पानी ले रहे हो वो पानी पूरी तरीके से आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। तो अब बात आती है कि कैसे जांचें कि बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप ल्यूकवार्म वाटर लें, अपने नेति पॉट में भर लें, और नेति पॉट में भरने के बाद यदि आप पानी को अपनी सॉफ्ट स्किन पे यदि डाल के देखोगे तो वो यदि वहां पे टॉलरेबल हो रहा है, आप इजीली अच्छे से सहन कर पा रहे हो उसको, यानी ना आपको ठंडा लग रहा है ना गर्म लग रहा है, बड़ा टॉलरेबल है, तो आप समझ सकते हो कि ये हमारी जलनेति क्रिया के लिए अप्रोप्रिएट है।
या उचित है, हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहले जांच लें आप। दूसरी चीज, इसमें नमक अवश्य मिलाएं, सेंधव नमक जरूर मिलाएं, क्योंकि सेंधव नमक जो है वो आपके सिर में भारापन और आपको सर्दी से बचाएगा। कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक आध ड्रॉप कहीं रह जाता है, ब्रेन यहाँ मस्तिष्क पे और नेजल कैविटी में कहीं रुक जाता है एक आध ड्रॉप, जहाँ बहुत सारी साइनसेस आदि फोसाज हैं जो गैप है, उनमें कहीं थोड़ा भी ड्रॉप रह जाता है तो आपका सर भारी भारी बहुत सारा रहता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए, तथा उसके साथ साथ क्या है कि कभी कभी जैसे इतनी सफाई हो जाती है, इतना जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरी छूट के कभी वापस निकल के आ जाती है दूसरी नॉस्टल से, तो वहाँ पे वो सॉफ्ट जो मेद है, सॉफ्ट मांस है, वो लगातार छिले ना, तो उस पे एक उसे टॉक्सिन्स से भी बचाए, क्योंकि वातावरण में टॉक्सिन्स भी जाते हैं, पानी में भी कुछ कीटाणु जा सकते हैं, तो उनको भी नष्ट करे और उनसे हमारी रक्षा करे। उस चीज के लिए आप इसमें नमक अवश्य मिला लें। ठीक है, ये चीज ध्यान देने की है। उसके बाद आप इसे करने के बाद आपने ये भी देखना है कि जो आप करने के बाद इतना एक्सिलेशन करना होता है आपको, कि आप तरह तरह से एक्सिलेशन करें, पर्वत आसन में, शशांक आसन में, इवन नॉर्मली उत्कट आसन टाइप में कमर पकड़ के आगे की तरफ 60 डिग्री बैंड होके एक्सिलेशन करें, फोर्सफुली एक्सिलेशन करना है। फिर साइड टू साइड एक्सिलेशन करें, जिससे कि पूरी की पूरी जो पानी थोड़ा बहुत रुक भी गया हो वो सारा निकल जाए, उसके साथ साथ जो भी म्यूकस जो हम मुख्य रूप से साफ करना चाहते हैं वो भी बाहर आ जाए। इस चीज का, एक्सिलेशन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये करना अवश्य जरूरी होता है, नहीं तो आपका सिर पूरे दिन भारी रहेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। इस चीज से बचने के लिए इन सावधानियों को आप अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे ग्रंथों में कहा गया है, जत्रूर्ध रोग, जत्रूर्ध, कहीं कहीं जत्रूर्ध गर्दन से ऊपर के रोगों की चर्चा की गई है, कि यहाँ से गर्दन से ऊपर के रोगों की चर्चा की गई है। उसमें देखो आपके गले के विकार भी आ जाते हैं, नॉस्टल के विकार आते हैं, साइनसेस मुख्य रूप से जो कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, जो ब्रेथ लेने का और छोड़ने का रास्ता है वो काफी सकरा हो गया है और बहुत कम रास्ता बचा है, जिससे कि समस्या हो रही है श्वास लेने में, और हर वक्त यहाँ नॉस्टल के अंदर लगता है कि कुछ अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, ये चीज हमें लगती रहती है। तो इस चीज से, इससे छुटकारा मिलता है और हमारा ट्रैक बड़ा क्लियर साफ होता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसे करने के बाद श्वास की लेने की क्षमता बड़ी अच्छी और बड़ी इजी टू ब्रेथ हो जाता है। आप श्वास लेने में बड़े ही सहज भाव से श्वास ले पाएंगे, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आपकी जो आई साइड के लिए भी ये बड़ी ही हितकर क्रिया है, जलनेति और इवन मैं सूत्रनेति की भी सेम प्रिकॉशंस हैं, सेम लिमिटेशंस हैं जो मैं इनकी बता रहा हूँ, आप उसे भी समझते जाओ, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं अभी और बताऊंगा, पर बहुत ज्यादा कुछ इसी हिसाब से है। तो आई साइड के लिए भी बड़ी ही अच्छी ये क्रिया सिद्ध है, होती है, जिससे कि आपकी नेत्र शक्ति भी बढ़े। और उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व आदि, ऑप्टिक नर्व क्या कि पूरी ब्रेन क्या है, एक्चुअली ब्रेन एक छत की तरह है, छत पे ब्रेन रखा हुआ है इस टाइप से, तो इसकी ये नीचे की लेयर को साफ करते हुए यहाँ से घूम करके दूसरी नॉस्टल से पानी निकल जाता है। ये चीज हमें देखनी होती है और इसमें करना होता है। तो आइज के लिए, इवन हमारे मस्तिष्क के लिए, जिन्हें माइग्रेन आदि और जिन्हें कहें हम और जो मस्तिष्क की समस्याएं, मेमोरी को भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह वर्धन करने का कार्य करती है, ये जो नेति क्रिया है। ठीक है, इस टाइप से ये हमने नेति क्रिया के और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप इसे समझ लें। व्यवहारिक रूप से ये जल नीति व्यवहार रूप से है, और सूत्र नीति के मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा और चर्चा कर लेता हूँ इसी प्रकार से। सूत्र नीति जो है वो एक वितस्त लंबा एक सूत का धागा होता है, जिसमें कुछ
4 से 5 इंची जो है 4 इंची करीब मोम लगा रहता है, जिसमें वो टाइट रहे। मोम इसलिए लगा रहता है कि वो धागा टाइट रहे और आपकी नोस्ट्रल को कुछ दिक्कत ना पहुंचाए, इसलिए मोम ही यूज किया जाता है। नहीं तो कुछ और भी वहां लगा सकते थे, तो जो हार्मफुल ना हो, तो मोम से वो टाइट करके फिर वो नोस्ट्रल में डाला जाता है धागा, और अपने गले में जब महसूस होने लग जाता है, वो चुभता है, वहां पे पता लग जाता है, तो उसे गले से निकाल दिया जाता है। बाकी आजकल प्रचलन है घर्षण करने का भी, कि उसे फिर आगे पीछे घर्षण भी करते हैं, जिससे कि साइनस की समस्या या जो मांस या हड्डी जिसे कहते हैं कि बढ़ रही है, उसका वो खिसल सके, वो कम हो सके घिस घिस के। इस टाइप से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके फायदे भी सेम उसी जल नीति की तरह ही हैं, सूत्र नीति के। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा आपको इस चीज की। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है सभी को। सर एक बार आप वो बता दीजिए, जो हम सॉल्ट डालते हैं वो कितना होना चाहिए, अगर हम एक पॉट लेते हैं इसमें उसके इसमें अकॉर्डिंग, या फिर साल्ट तो डालना लीटर के होता है अकॉर्डिंग? एक्चुअली। वो साल्ट विशेष रूप से देखा जाए तो आप, यदि आपका पॉट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टाइप का पॉट यूज कर रहे हो। आपका बड़ा पॉट है नीति पॉट, तो आपको कम से कम, जैसे मेरा अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो जो हाथ में पॉट है, इसमें करीब करीब आई थिंक 500 ml पानी इजीली आ जा रहा है, और इससे ज्यादा ही आता है, करीब करीब 1000 ml तो नहीं होगा, 1 kg लीटर से तो कम ही आएगा, लेकिन 500 ml से ज्यादा ही होगा। तो इसमें यदि हम सॉल्ट मिलाएं तो आधा चम्मच सॉल्ट इसमें ले सकते हैं, हाफ स्पून। ठीक है, 1 लीटर के हिसाब से बता दीजिए सर। सर आजकल तो रबर यूज करते हैं, रबर नीति, ये सूत्र नीति के बदले। वो रबर नीति की हमारे सिलेबस में एक्चुअली न तो चर्चा है, न मुख्य टेक्स्ट में चर्चा है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। एक्चुअली रबर जो यूज करते हैं, वो रबर का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, और रबर इसलिए यूज करते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, सूत्र नीति से पहले रबर को यूज इसलिए कर लेते हैं कि थोड़ा सा वो इजी हो जाता है, वो स्मूथ ज्यादा होती है, चिकनी अधिक होती है, तो उसकी वजह से वो इजीली नॉस्ट्रल में अंदर जा सके, और इजीली रास्ताओं को एक बार थोड़ा सा खोल दे, और डर खत्म कर दे हमारे अंदर का कि हमारी रबड़ यदि जा रही है इजीली और हम उसे मुंह से निकाल सक रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम सूत्र को भी डाल लेंगे। जबकि मुख्य रूप से सूत्र ही इफेक्टफुल होता है, और सूत्र ही उसमें जो है फायदा करता है। रबर का इतना विशेष रोल नहीं है, पर लेकिन यूज करते हैं रबर नीति। पर रबर नीति में विशेष ध्यान रखने की बात है कि आप उसे अच्छी तरीके से क्लीन करके ही डालें, और उसे देख लें उसकी टाइटनेस ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि वो हार्ड होगी तो आपके अंदर ब्लडिंग भी कर सकती है, और कभी कभी नॉर्मली थोड़ा ब्लड आ भी जाता है, तो उससे घबराना नहीं होता। हमें एक चीज माइंड से स्किप हो गया कि ये दोनों क्रिया करने से पहले और करने के बाद भी, यदि आप, जैसे आपको आज कल सुबह करना है, तो रात को यदि आप नॉस्ट्रल में बादाम रोगन हुआ या गाय का घी हुआ आदि लिब्रिकेशन के लिए डाल के यदि सोओगे, अगले दिन करोगे, तो ये बड़े इजीली हो जाएंगी और बड़े आसानी से आपको इफेक्टफुल भी होंगे, और बड़े प्रॉब्लम नहीं करेंगे। कुल मिला के सूत्र नीति करनी है आपको, सूत्र नीति करनी है, तो उसके लिए पहले आप रात को थोड़ा सा नश्य कर लीजिए, जिसमें कि बादाम रोगन डाल लीजिए 2-2 ड्रॉप, या फिर गाय का घी आदि डाल के सोइए उससे, और उसके बाद सुबह करोगे तो वो बड़ा इजीली हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि, देखो मैं वैसे बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल रूप से, जो मॉडर्न व्यवहारिक रूप में चल रहा है, इतनी सारी चर्चा अपने टेक्स्ट में नहीं है, वो टेक्स्ट आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आपको व्यवहारिक भी समझना है कि यहाँ आधुनिक समय में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से फिर जो क्वेश्चंस आते हैं फिर उनका आंसर उस टाइप से आपने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा विषय जो है कि वो कुछ लोग क्या करते हैं, सूत को ही थोड़ा चिकना कर लेते हैं कि उस पे ऑयल लगा लिया, बादाम रोगन लगा लिया आदि, इस टाइप से भी करते हैं। पर लेकिन आप क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखें, सूत को नॉस्ट्रल में डालने से पहले अच्छे से साफ कर लें, धो लें उसे, और नॉस्ट्रल में डालने के बाद भी उसे अच्छे से धोएं। जो
उसमें 2 पोर्शन में बटा होता है, एक में क्या है मोम लगा रहता है आधी साइड में वो ऐसे ही रहता है। तो कोशिश करें जो मोम वाली साइड है उसे ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि अगर आप उसे गर्म से धो देंगे तो क्या होगा कि वो मोम बह जाएगा और फिर वो आपका सूत का धागा फिर दोबारा आप यूज नहीं कर पाओगे। और यदि आपको दोबारा यूज करना है तो अच्छे से ठंडे पानी से धोएं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे आप अपना पर्सनल जो कुछ साबुन रखें, एक साबुन का टुकड़ा, जिससे उसको लगा करके मल के और आप गर्म पानी से भी धो सकते हो, जिससे कि उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाए और उसे अच्छे से धागे को सुखाएं, तभी दोबारा यूज करें। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सर ये सूत्र कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ तो नहीं ये मिलता है सूत्र कहीं। हर एक संस्थान में जहाँ भी आप कर रहे हैं, प्लस हर एक पतंजलि स्टोर पे, और जहाँ योग का सामान सट कर्म का सामान जहाँ मिलेगा, जहाँ पे ये लोटा वगैरह आप जहाँ से लाओगे, रबड़ नेती लाओगे, दंड धोती वस्त्र धोती, जहाँ भी मिलेगा सट कर्म का सामान। एक्चुअली बहुत सारे योगा केंद्र होते हैं और पतंजलि स्टोर्स पे आजकल विशेष रूप से हर जगह मिल जाता है, मुझे जहाँ तक पता है वहाँ। और इवन जिस संस्थान से आप जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी कर रहे हो, वो लोग भी व्यवस्था करते हैं, यदि आपके सटकम कराने उनको तो वो खुद आपको वहाँ पे बुला देते हैं वेंडर को, तो वो आपको वहाँ दे के चला जाता है। ठीक है सर एक चीज और पूछनी थी कि ये जो बिगनर्स होते हैं, जैसे मैंने 1-2 बार ट्राई किया रबर नीति, पर वो अभी तक हुई नहीं मुझसे, तो उसके लिए कोई ट्रिक होती है? इसके लिए मैंने ट्रिक बताई ना, आपने जब भी ट्राई किया होगा ना तो कभी रात को नशे किया होगा, नॉस्टल में कभी कोई ऑयल नहीं डाला होगा, आप बादाम रोगन डालो नॉस्टल में। ठीक है, बादाम रोगन रात को डाल के सो, और इवन सुबह में भी करने से पहले डाल लो तब भी हितकर होगा। और डायरेक्ट सूत्र को ना डाल के पहले आप जल नेति कर लो, रबड़ नेति कर लो, हल्की चीजें, जिससे कि आपका एक्चुअली मांस का जो वहाँ जो मांस है वो थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो रहा होगा, इस वजह से वो रास्ता नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज कुछ लोग करते क्या है कि नीचे गर्दन करके डालते हैं, यदि आप गर्दन को ऊंचा करके डालोगे, एक्चुअली मैं वीडियो दिखाऊंगा, इसमें मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, इसमें मैं अभी नेक्स्ट कक्षा में उस वीडियो को दिखाऊंगा कैसे डाली जा रही है। उसमें थोड़ा सिर को ऊंचा करना होता है और आगे से हल्की सी बैंड करनी होती है वो सूत्र धागा, ये नहीं कि सीधा घुसाओगे, सीधा तो वो कहीं अट जाएगा, फिर वो आपको छींके लाने का इरिटेशन उत्पन्न करेगा कि आपको स्नीचिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो छींकें भी रोकनी होती हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जाम कहीं दे रहे हो तो छींकों के भी नंबर कटते हैं, कि यदि आप छींक ले रहे हो, स्नीचिंग कर रहे हो वाइल सूत्र नेति, तब फिर आपको उसको नंबर कट जाएंगे। तो आपको छींकें रोकनी होती है, तो हल्का सा उसे आगे से बैंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमारा जो ट्रैक है वो भी कुछ अंदर की तरफ बैंड होता है, तो उसे थोड़ा मोड़ के रखें और गर्दन को हल्का सा ऊपर उठा करके करें। और उसके साथ साथ और इजीली एक रास्ता बता दूं कि जिनके नहीं जाते वो और आप ये चीज पहले देख लें कि आपका कौन सा नॉस्टल एक्टिवेट है, पता लगे आपका जो नॉस्टल एक्टिवेट नहीं है, जिससे आपकी श्वास अंदर नहीं जा रही, उससे आप करने लगे पड़े हो, तब नहीं होगा। आप पहले उसमें डालें जिससे आपका श्वास जा रहा है, खूब एक्टिवेट हो रखा है। एक होता है कि रेगुलर हम खुद चेक करते हैं, कभी आप लोगों ने चेक किया होगा, और नहीं किया तो करना, कि आपका अभी कौन सा नॉस्टल चल रहा है। इस प्रकार से सांस मार के देखोगे, पता लग जाएगा कौन सा नॉस्टल ज्यादा एक्टिवेट है, जो अच्छे से ब्रेथ आउट कर रहा है और इन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये चीजों का आप ध्यान रखें, और जो एक्टिवेट है उसी से करें। और जब सूत्र को आप नॉस्टल में डाल रहे हो तो ब्रेथ इन करें, खींचते हुए श्वास को खींचोगे ना उसी नॉस्टल से, जैसे ही सूत्र को अंदर हल्का हल्का धकेलोगे और श्वास को खींचते जाओगे, वो खटाक से श्वास रास्ता बनाता जाएगा और वो आपके मुंह में पहुंच जाएगा धागा। मुंह में जैसे ही पहुंचेगा आपको पता लग जाएगा। 2 उंगलियां इस प्रकार से यूज करते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। और उस वक्त आपको याद रहे कि आपके जो नेल्स हैं वो कटे होने चाहिए और पूरी तरीके से साफ होने चाहिए, क्योंकि आपके देखो सब बहुत ही जो है सेंसिटिव पोर्शन होते हैं ये सब, तो आपने अच्छे से साफ करके और दोनों ऐसे कैंची की तरह बना करके टंग दोनों फिंगर से उस धागे को पकड़ के ऐसे खींच के लाना होता है। ठीक है, वो आपको और दिखा दिया जाएगा।
आज मैं थोड़ा जी सर सर, थैंक कुछ यू। लोग ऑट्रिविन यूज करवा देते हैं, जैसे ये क्रिया करने के बाद ऑट्रिविन वगैरह, तो वो ठीक है, वो इफेक्ट तो नहीं करती किसी गलत तरीके से? एक्चुअली आपकी ना वॉइस थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा